कुछ करने का कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक देनी पड़ेगी।
बालक के लिए हो रहा है, और अगर वही टीचिंग उस तक पहुंच ही नहीं रही, वो लर्न ही नहीं कर पा रहा है, चीजों को सीख ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो अप्रोचेस किस काम की, वो उसके लिए उपागम जो यूज किए जा रहे हैं वो किस काम के, जब तक वो बच्चे तक नहीं पहुंच रहे। तो जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ठीक है, बाल केंद्रित में केंद्र बिंदु किसको रखा गया है? अब अनम्यूट है। बाल केंद्रित में केंद्र बिंदु किसको रखा गया है? बालक को रखा गया है। और आज की जो हमारी शिक्षा है, इसका केंद्र क्या है? बालक। अब जब बालक केंद्रित है, इसीलिए इसे बोला गया आधुनिक शिक्षा पद्धति। आधुनिक शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित ही है। इसमें बालक सक्रिय रूप से रहता है, इसमें बालक अपना वो देता है, इसमें बालक विचार विमर्श भी करता है, बालक अपना व्यू पॉइंट भी दे पाता है कि क्या उसे वो चीज समझ आ रही है या नहीं, क्या बच्चा उस चीज को समझ पा रहा है। यहाँ शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक का काम करता है। किसका काम करता है? मार्गदर्शक का। आएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, प्लस बच्चों से पूछेगा कि क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो अपनी थोड़ी सी टेक्निक, अपनी स्टाइल, अपने मेथड्स को चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ मेन किसको बना दिया गया है? ये बालक केंद्रित है, यहाँ बालक का ही मेन रोल होता है। बालक का सक्रिय रूप से क्लास में प्रभावी होना यहाँ जरूरी होता है। आगे समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? समझ आ रहा है आपको? आपको आ रहा है समझ में? चलिए, इसके बाद हमने कुछ टीचिंग मेथड, कुछ शिक्षण विधियां हैं जिनका हमने डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी किंडरगार्टन की। ठीक है, किंडरगार्टन में किंडरगार्टन किसने दिया था? फ्रोबेल ने। किसने दिया था भाई? फ्रोबेल ने। उसने क्या कहा कि जो ये क्लास है, जो ये विद्यालय है, ये एक गार्डन है। किसकी संज्ञा दी विद्यालय को? गार्डन की संज्ञा दी। और इसमें जो शिक्षक है उसे माली की संज्ञा दी, और जो स्टूडेंट्स है, जो बालक है, उसे पौधों की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गार्डन में माली पौधों को सींचता है, उसी प्रकार शिक्षक होता है वो विद्यालय में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, जिससे उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों विकास हो सके, उसमें सहायक होता है। आ गया समझ में? ये थी किंडरगार्टन विधि। उसके बाद दूसरी कौन सी थी? मॉन्टेसरा, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये मारिया मैडम, हाँ वो मैडम लगाओ। यहाँ पे जनरली महोदय, मैडम, सर का यूज किया जाता है। मैडम मारिया मोंटेसरा ने दी थी। देखिए, मैं से मोंटेसरा और मैं से मंदबुद्धि, मैंने बताया था याद करने का तरीका होता है मैं से मोंटेसरा और मैं से मंदबुद्धि। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो शिक्षा पद्धति है ये मंदबुद्धि बालकों के लिए है। मोंटेसरा जो पद्धति है किसके लिए है? मंदबुद्धि बालकों के लिए है। इसमें कितने से कितने वर्ष के बच्चे रखे गए हैं? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे रखे गए हैं। और इसमें किस विषय का अध्ययन करवाया जाता है? इंग्लिश पे फोकस ज्यादा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है भाई? खेल। खेल विधि किसके द्वारा दी गई है? हेनरी कोलवेव कुक के द्वारा। हेनरी कोलवेव कुक के द्वारा दी गई, और इसमें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना होता है। नेक्स्ट कौन सी है? डॉल्टन विधि। ये किसके द्वारा दी गई है? हेलन, ठीक है, हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दी गई है। इसी को ही बोला जाता है स्वाध्याय विधि। कौन सी विधि बोला जाता है? स्वाध्याय विधि। स्वयं अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम होता है, समय सारणी वगैरह होती है कि भाई जब आपको स्वयं को अध्ययन करना है तो आपके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आपके लिए कोई फिक्स टाइम, जैसे आप विद्यालय आ रहे हो, आप कोचिंग आ रहे हो, यहाँ पे आपका एक फिक्स स्केड्यूल होता है, वहां के लिए ऐसा नहीं होता है। बच्चा यहाँ पे क्या करता है? स्वयं अध्ययन करता है, और उसकी विषय वस्तु भी स्वतंत्र होती है। जरूरी नहीं होगा कि 1 बजे आपको पेडागोजी की ही क्लास लेनी है। उसमें आपकी जो इच्छा हो, जो आप पढ़ना चाहो, वही आप पढ़ते हो। यहां तक कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, पर्यटन विधि। पैसे पर्यटन और पैसे पेस्टोलॉजी। किसने दी थी भाई पर्यटन विधि? पेस्टोलॉजी ने। इसमें एजुकेशनल टूर करवाए जाते हैं। आपको क्या करवाए जाते हैं? एजुकेशनल
टूर करवाए जाते हैं, पर्यटक स्थलों पे, आपको पर्यटन स्थलों पे स्टूडेंट को लेके जाया जाता है और उससे बच्चों को सिखाया जाता है। पर्यटन विधि के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं खोज विधि, है प्रश्नोत्तरी विधि, खोज विधि, कोई भी पढ़ लो। खोज विधि किसके द्वारा दी गई है भाई? आर्मस्ट्रांग के द्वारा। खोज विधि को ही बोलते हैं ह्यूरिस्टिक प्रणाली या अन्वेषण प्रणाली। कौन सी? ह्यूरिस्टिक प्रणाली या खोज वो अन्वेषण विधि। इसमें क्या किया जाता है? आपके बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए एक तरीके से चीजों पे रिसर्च करवाया जाता है ताकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा बनी रहे। बच्चे को जब आश्चर्य होता है तभी वो जिज्ञासु बनता है। तो यहाँ पे किस प्रवृत्ति को, जिज्ञासु प्रवृत्ति को, इंस्टिक्ट को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे खोज विधि का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कौन सी थी? प्रश्नोत्तरी विधि। किसके द्वारा दी गई थी? सुकरात के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? सुकरात के द्वारा। उसके अलावा एक और सुकरात के द्वारा दी गई थी, समस्या समाधान विधि। ये भी सुकरात के द्वारा दी गई थी। प्रश्नोत्तरी विधि में क्या किया जाता है? पहले प्रश्न रखे जाते हैं, फिर प्रस्तावना रखी जाती है। मतलब आपको एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जुड़ा होगा, दूसरे से तीसरा जुड़ा होगा, तीसरे से चौथा, 4 से 5 प्रश्न करवाए जाते हो। जो लास्ट का क्वेश्चन होता है उससे आप एज इट इज आपके टॉपिक पे पहुंच जाते हो जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है। ये होती है प्रश्नोत्तरी विधि। समस्या समाधान विधि ये भी सुकरात की है। इसके अंदर समस्या का प्रत्यक्षीकरण करके आपके सामने प्रॉब्लम को रख के फिर आपको समझाया जाता है। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे उच्च स्तर की विधि कौन सी है, तो उसमें सबसे उच्च स्तर की जो विधि है वो समस्या समाधान विधि ही है। पॉइंट बना के लिख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो समस्या समाधान विधि है वो सबसे उच्च स्तर की विधि है। सबसे उच्च स्तर की विधि कौन सी है भाई? समस्या समाधान। क्योंकि इसमें देखिए आपको मैंने क्या समझाया, मुझे वो आपके सामने मैंने एक प्रॉब्लम रखी लाइक मैथ्स, मैंने आपको यहाँ पे आके गणित के या मैथ्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए और जब मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया, मैंने आपको वो प्रॉब्लम दी, अगर आप उसे सॉल्व कर पाए तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या आप समस्या का समाधान कर पा रहे हैं या नहीं। तो प्रत्यक्षीकरण हुआ ना उसका, रियल लाइफ में रियल टाइम पे उसका इवैल्यूएशन कर पाए हम कि क्या ये चीज समझ आ रही है या नहीं। इसलिए इस विधि को उच्च स्तर की विधि कहा गया है, सबसे बेस्ट विधि कहा गया है, ये उच्च स्तर की विधि है। ठीक है, इसमें टीचर क्या होता है? मार्गदर्शक होता है और बच्चों के सामने प्रॉब्लम का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम दे दी जाती है, टीचर उसमें हेल्प करता है और सॉल्व किसको करनी होती है? बच्चों को ही सॉल्व करनी होती है। ठीक है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन को वो कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ आपको पढ़ाने के साथ साथ, तो जो जो चीजें और मेन ऐड होती जाएंगी वो मैं आपको पॉइंट बना के ऐड करवाती जाऊंगी, आप उन्हें ऐड कर लेना। क्योंकि मैं भी प्रीवियस ईयर के रीट वगैरह के पेपर्स भी देख रही हूँ, सीटेट वगैरह के भी देख रही हूँ, जिनमें जनरली ये कॉमन पार्ट है ना। फिर हमारा कॉमन पार्ट नहीं रहेगा तो उसमें हमें पूरा खुद को ही फोकस करना होगा। तो जो कॉमन पार्ट है एटलीस्ट वो तो लगभग सेम ही रहेगा, उससे तो टीचर्स आइडिया लेंगे ही कि पहले उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट विधि थी वो कौन सी थी भाई? प्रोजेक्ट विधि थी या योजना विधि। इस पे कल हमारा बहुत सारा डिस्कशन भी हो गया था। किसने दी है भाई प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि? किलपैट्रिक ने दी है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जॉन ड्यूवी की भी बात की थी कि उन्होंने प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। उस प्रयोजनवाद के सिद्धांत की स्टडी करके या अध्ययन करके कैलपैट्रिक ने अपनी कौन सी प्रोजेक्ट या योजना विधि दी थी। ठीक है, किसका अध्ययन किया था? प्रयोजनवाद का। और प्रयोजनवाद किसका सिद्धांत था? जॉन ड्यूवी का। ठीक है, तो इसलिए कई बार किलपैट्रिक का नाम ना दे के वो जॉन ड्यूवी का भी दे देता है। दोनों का नाम आए तो आपको प्रोजेक्ट विधि किसकी बतानी है? किलपैट्रिक की ही बतानी है। लेकिन अगर नहीं है उसका नाम तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें उनमें से बेटर देखना पड़ेगा ना। तो हमारे लिए बेटर कौन सा रहेगा? जॉन ड्यूवी। ठीक है, ऐसा हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट हमारी जो है वो कौन सी है? वैज्ञानिक विधि। किसने दी है भाई? गुडवॉर स्केटस ने दी है। किसने दी है? गुडवॉर स्केटस ने दी है।
कुल मिला के इसका इतना टारगेट होता है, उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। क्या करना? बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, जिससे बच्चे जिज्ञासु बने और उस चीज को और बेहतर बनाने की तरफ नई नई चीजें, जैसे आपको लग रहा है कि ये पंखा चलता है तो ये इसमें ये गड़बड़ आती है, क्या मैं इसका समाधान कर सकता हूँ? टीचर ने आपको पढ़ाया, फिजिक्स में आपने पढ़ा कि ये जो पंखा है ये किस तरीके से काम करता है, फिर आपने उसके ऊपर कुछ रिसर्च की, उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड की और आपने इस चीज को और बेहतर बनाया जो प्रॉब्लम आपको लग रही थी, क्योंकि आपको सिखाया किसने? शिक्षक ने ही। तो ये ही क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके बाद हम बात करते हैं, यहीं तक करवाई थी, अब लिखना शुरू कीजिए, है ना। जो न्यू स्टूडेंट है जिनकी नहीं हुई है, एक बार आप ऐड कर लेना। मैंने हर एक चीज में छोटे छोटे पॉइंट्स में, मैंने बहुत थ्योरेटिकली इनको नहीं लिखवाया, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आप पढ़ोगे, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। कोई भी चीज समझ नहीं आती, क्लास भी ले सकते हैं, आपको मिलेंगे इसमें, और इसके अलावा आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक। मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँ, इन्हीं की नहीं, पुराने स्टूडेंट्स की भी करूंगी। चलिए लिखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि। देखो, सूक्ष्म शिक्षण अलग है, माइक्रो टीचिंग अलग है, और ये माइक्रो टीचिंग की विधि अलग है ना, मेथड अलग है, ठीक है। हम यहाँ मेथड की बात कर रहे हैं ना, हम मेथड की बात कर रहे हैं। चलिए, अगर सबसे पहले बात की जाए तो भाई सूक्ष्म शिक्षण विधि किसके द्वारा दी गई है? A.W. एलन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? A.W. एलन के द्वारा दी गई है। देखिए, सूक्ष्म से ही आपको समझ आ रहा होगा छोटा छोटा। आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है, मान लो कि मैं उसको छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करके ना पढ़ाऊं तो आपके लिए वो पढ़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग में, इसमें सूक्ष्म शिक्षण विधि में क्या करवाया जाता है? आपका जो सिलेबस है उसे छोटा छोटा कर दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट के फिर एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट की संख्या भी सीमित रखी जाती है। यही क्या होती है? सूक्ष्म शिक्षण विधि। लिखिए इसकी विशेषता, इसी के कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। कक्षा का आकार क्या होता है? छोटा। मैंने बताया ना, इसमें स्टूडेंट्स भी कम ही रखते हैं। कक्षा का आकार छोटा। कक्षा का आकार क्या होता है? छोटा होता है। कक्षा का आकार छोटा, ठीक है। कक्षा का आकार कैसा रखा जाता है? इसमें छोटा रखा जाता है। जो पाठ्य वस्तु है, जो आपका पढ़ने का जो सिलेबस होता है, वो सीमित रखा जाता है। जैसे अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि आगे आपको क्या पढ़ना है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट उन्हें कनेक्ट करते हुए जा रही हूँ। जैसे मैंने पहले शिक्षण विधि बताया, फिर मैं आपको शिक्षण के सिद्धांत बताऊंगी, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो पाठ्य वस्तु सीमित, पाठ्य वस्तु क्या होती है? सीमित होती है, कम कम रखी जाती है उसमें, ठीक है। एक साथ पूरा सिलेबस नहीं रखा जाता। एक ही शिक्षण कौशल पर बल, कि कोशिश की जाती है कि जो हमने एक पार्ट लिया है उसके लिए हम एक ही टीचिंग स्किल का यूज करें। तो लिखिए, एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, या एक ही टीचिंग स्किल पर वो फोकस करते हैं, है ना। कक्षा में जो बच्चों की संख्या होती है वो 8 से 10 रखी जाती है ना। कहीं पे आपको ये 5 से 10 भी मिल सकती है, 8 से 10 या 5 से 10, जो भी ऑप्शन में हो, आपको हाईएस्ट याद रखना है 10, ठीक है। 8 से 10 या 5 से 10 रखी जाती है। आगे सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। यहाँ पे हमारी पाठ्य वस्तु भी सीमित होती है, कक्षा का आकार भी छोटा होता है, बच्चे भी लिमिट में रखे जाते हैं, और हमारी जो पाठ्य वस्तु है, जो हमारे पढ़ने का जो विषय है, उसमें जो हमें पढ़ना है, जो पढ़ने का जो चैप्टर है, उनको भी छोटा छोटा टारगेट करके ही पढ़ाया जाता है। आगे ये माइक्रो टीचिंग बीएड में सिखाई जाती है बच्चों को, कि बच्चों को, अगर मैं बोलूं कि देखो ये पूरी किताब आपको पढ़नी है और मैं शुरू कर दूं कहीं से भी, जब तक कि मैं उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक दूसरे से इंटरलिंक करके नहीं पढ़ाऊंगी, आपके लिए भी वो बर्डन हो जाएगा।
जैसे मैंने आपको 5 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड करके बता दिया। अभी हमारी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, लेकिन आप लोगों को अभी तक, अगर मैं वो पूरा का पूरा सिलेबस उस दिन लिखा के चली जाती कि देखो हमें ये पढ़ना है, आप उसी से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते कि इतना सारा पढ़ेंगे कैसे, जबकि वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो हम एक एक छोटे छोटे पार्ट को उठाएं और आपको इंटरलिंक करके उससे पढ़ाते जाएं। नेक्स्ट लिखिए, इकाई उपागम विधि। इकाई उपागम विधि, इकाई यूनिट, उपागम अप्रोच, विधि मेथड। यूनिट, अप्रोच, मेथड, इकाई उपागम विधि किसके द्वारा दी गई है भाई? मोरी सर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? मोरी सर। किसके द्वारा दी गई है? मोरी सर के द्वारा दी गई है। अच्छा, मैं सारी आपको लिखवा देती हूँ, फिर इनमें से मैं आपको 8-10 मेन बता दूंगी जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखो पढ़नी तो सारी ही है, किसी बुक में आपको कुछ मिल जाएंगी, किसी बुक में आपको कुछ मिल जाएंगी, मतलब इकट्ठी आपको एक साथ सारी मिल पाए ना मिल पाए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इनको इंपोर्टेंट भी आपको बता दूंगी। जो कि पिछले पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इसके ना सही बाकी के तो आए हुए ही हैं, उनमें टीचिंग मेथड आया है, तो उससे मैं इंपोर्टेंट मार्क करवा दूंगी आपको। हार्डली 10-12 ही है जो आपको मेन याद रखनी है। फोन साइलेंट कर लो। देखो भाई, इकाई उपागम विधि है ना, यूनिट अप्रोच मेथड, बिल्कुल सूक्ष्म विधि की तरह ही होता है, बस यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह का टारगेट नहीं होता कि हमें स्टूडेंट इतने ही कम रखने। इसमें क्या किया जाता है, सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और यूनिट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया जाता है। तो लिख दो, यूनिट प्लान होता है। यूनिट प्लान, यूनिट, यूनिक नहीं, यूनिट प्लान, यूनिट प्लान होता है, ठीक है। विषय को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। विषय को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। ये हो गया आपका इकाई उपागम विधि। इकाई का मतलब है यूनिट, बस भाई विषय को छोटी छोटी यूनिट्स में ही डिवाइड करना क्या होता है हमारा? हमारा यूनिट अप्रोच मेथड, इकाई उपागम विधि किसके द्वारा दी गई है? मोरी सर के द्वारा दी गई। मैं इनको आपको 1-2 बार रिपीट करवाती रहूंगी बीच बीच में भी, ताकि आप इसे भूले ना, क्योंकि ये चीजें हैं जो थोड़ा भूलने की हैं, आपको बार बार रिवाइज करनी ही पड़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए आप, बिनेटिका प्रणाली। मैं लिख देती हूँ, बिनेटिका मैं लिख रही हूँ। लिख दीजिए, बिनेटिका प्रणाली। डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न के द्वारा, कार्लटन वॉशबर्न के द्वारा दी गई है। देखिए इसकी क्या क्या, ये भी आपके इकाई उपागम की तरह ही होता है। इसमें भी आपका जो सिलेबस होता है वो यूनिट्स में ही डिवाइड होता है, लेकिन आपको यहाँ पे जो आपकी विषय वस्तु है उसको चूज करने की स्वतंत्रता होती है। टीचर यहाँ पे मार्गदर्शक का काम करता है, टीचर यहाँ पे गाइड का काम करता है, आपको आपका मार्गदर्शन करता है टीचर। इकाई उपागम में इतना नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है कि भाई यहाँ पे भी सिलेबस यूनिट्स में ही डिवाइड है, टीचर आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा, विषय वस्तु की आपके पास स्वतंत्रता होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेड सिस्टम भी होता है, ग्रेड सिस्टम भी रखा गया है। तो लिखिए,
कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता। सिलेबस यूनिट्स में डिवाइड होता है, सिलेबस यूनिट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। टीचर टीचर गाइड का काम करता है या मार्गदर्शक का काम करता है? टीचर मार्गदर्शक का काम करता है। ग्रेड सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर क्या लिख दो, ग्रेड सिस्टम होता है। इसमें ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। कोई डाउट आ रहे हैं ना, समझ? तो देखो ये चीजें ड्रेकॉली ड्रेकॉली विधि किसके द्वारा दी गई है? ड्रेकॉली के द्वारा ही दी गई है, ड्रेकॉली के द्वारा ही दी गई है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ड्रेकॉली विधि किसके द्वारा दी गई है? ड्रेकॉली के द्वारा ही दी गई है। देखिए इसके अंदर क्या किया जाता है, ये स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए होती है जो अवसादग्रस्त होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटल प्रेशर है ना, जो अवसाद में रहते हैं, मेंटली प्रेशर में रहते हैं, या डिप्रेशन, अवसाद का अर्थ होता है डिप्रेशन। ये डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। इसमें ना समय सारणी अलग प्रकार की होती है। सुबह का जो समय होता है ना, उसमें जनरली स्टूडेंट को भाषा से संबंधित चीजें करवाई जाती हैं। सुबह का जो समय होता है, मॉर्निंग की जो शिफ्ट होती है, इसमें दो शिफ्ट रखी जाती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें स्टूडेंट को जनरली लैंग्वेज पे वर्क करवाया जाता है, भाषा पे कार्य करवाया जाता है। उनको विषय वगैरह बाकी के अन्य विषयों का बर्डन नहीं दिया जाता, उनको भाषा का वो दिया जाता है। और जो इवनिंग की क्लास होती है उसमें करिकुलम एक्टिविटीज, म्यूजिक हो गया, नाटक हो गया, खेलकूद हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीजों से रिलेटेड उनको करवाया जाता है, ये एक्टिविटीज करवाई जाती है। क्योंकि म्यूजिक और जो स्पोर्ट्स होता है वो एक तरीके की डिप्रेशन थेरेपीज का काम करती हैं, जो स्टूडेंट को डिप्रेशन से बाहर लेके आती हैं। सुबह अध्ययन करवा दिया भाषा का, उनको लैंग्वेज पे वर्क करवा देंगे, जो भी लैंग्वेज वो सीखना चाहते हैं, ठीक है। और शाम को उनको करिकुलम एक्टिविटीज, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, उसके माध्यम से वो एक दूसरे से बात करे। और बच्चा जब थकता है करिकुलम एक्टिविटीज में, बच्चा थकेगा, वो किसी भी चीज का, वो म्यूजिक का अध्ययन करे, चाहे वो स्पोर्ट्स का करे, कुछ किसी भी चीज का करे, वो थकेगा। और वो थकता है तो उसके माइंड को रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होती है भाई? अवसादग्रस्त। लिखिए, ये विधि अवसादग्रस्त बच्चों के लिए, अवसादग्रस्त किसके लिए होती है भाई? अवसादग्रस्त बच्चों के लिए, है ना। जो स्टूडेंट डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनके लिए ये विधि होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही लिख दीजिए, विशेष समय सारणी का निर्माण किया जाता है। विशेष समय सारणी का निर्माण किया जाता है। उनका पूरा दिन कैसे उनका पूरा दिन कैसे यूटिलाइज करवाएं, उसके लिए एक मॉर्निंग शिफ्ट रख दी जाती है, एक इवनिंग। तो विशेष प्रकार की समय सारणी का निर्माण, और उसी के अंदर आगे लिखिए डैश, पहली होती है मॉर्निंग में भाषा की शिक्षा। मॉर्निंग में किसकी शिक्षा दी जाती है? भाषा की शिक्षा। अब वो भाषा कोई भी हो सकती है, क्योंकि भाषा सीखने में बच्चों को बड़ा ही मजा आता है, उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है यहाँ पे। तो ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट किसके लिए? भाषा के लिए, है ना, भाषा सिखाने के लिए। और जो इवनिंग होती है, लिखिए, इवनिंग में खेल कूद
और कला से संबंधित, कला में ब्रैकेट में लिख दो म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब, गीत संगीत सब कुछ, ठीक है। कला में आप लिख दो गीत संगीत, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, हर एक चीज जिससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो, उसे ब्रेन उसको कहते हैं ना मेंटल प्रेशर लेने की जरूरत ना पड़े। आप अगर हिंदी सीखने आ रहे हो तो आप इतना मेंटल प्रेशर नहीं लोगे, क्योंकि आपको वो बोलनी है और उसके लिए आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करवाया जाता है और उसके थ्रू आप क्या करते हो, उसे खेल मतलब कहते हैं ना कि क्लास क्लास में ही सीखने लग जाते हो। वो तो आपको इंग्लिश भी बर्डन लगती है, लेकिन अगर आप इंग्लिश लर्निंग के लिए जाते हो तो आपका जो एनवायरनमेंट होता है, आपको क्लास से तो मेरे हिसाब से 20-30% समझ आता है, 70-80% आप उस एनवायरनमेंट से सीख जाते हो। तो वहां एक ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट किया जाता है जिससे वो भाषा कि भैया आपको बोलना है, अब आपको इसका कोई टेस्ट वगैरह तो देना नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों को, अवसादग्रस्त बच्चों के लिए ये ड्रोकाली की जो विधि है इसका यूज किया गया। नेक्स्ट लिखिए, ब्रेल पद्धति। इसका नाम तो सुना होगा, ब्रेल लिपि, ब्रेल पद्धति, है ना। किसके द्वारा? लुई ब्रेल के द्वारा, है ना, लुई ब्रेल के द्वारा। किसके लिए होती है भाई ये? ब्लाइंड लोगों के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद आपके स्कूल में ये फैसिलिटीज नहीं होंगे, लेकिन मेरा स्कूल था उसमें ब्लाइंड स्टूडेंट हुआ करते थे और उनके लिए दो अलग से ब्लाइंड टीचर्स ही अवेलेबल थे। उनके पेपर का जो साइज होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, आपने आर्ट के लिए, पेंटिंग के लिए पेपर यूज किया होगा, थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा उसका सरफेस एक तरफ से बटर होता है, बटरी होता है, और एक तरफ से थोड़ा रफ सरफेस होता है। उनके पास एक पॉइंट होता है, पेन जैसा ही पॉइंटर होता है, और उसको वो इस तरीके से उस पर पॉइंट कर करके, प्रेस कर करके पॉइंट्स बनाते हैं और वो उभर जाते हैं दूसरी तरफ, है ना। वो उभर जाते हैं और उनको वो उभरे हुए को हाथों के इशारों से फील करके पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ स्कूल में बहुत ज्यादा तो नहीं, 2 स्टूडेंट ही थे, स्टार्ट ही किया था तब से ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए भी सेशन, तब उसमें 2 स्टूडेंट थे और उनको हम देखते थे और आप यकीन नहीं मानोगे, जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। उनका म्यूजिक, मैं ये कहती थी, छोटे छोटे थे वो, जब मैं 10th या 11th में थी वो 6 में थे, और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड के नहीं थे। एक के फादर तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और एक के फादर रिक्शा चलाते थे। एक का तो मुझे नाम अभी भी याद है, सुनील था, और वो स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप अज्यूम नहीं कर सकते, बोर्ड क्लासेस में वो स्टूडेंट टॉप रैंक्स में रहे थे। क्योंकि बाकी हम देखते हैं तो हमारा माइंड और हजारों चीजों में डाइवर्ट हो जाता है, उनके पास बहुत सारी चीजें के लिए वो नहीं होता है, तो उनका जो फोकस होता है ना, वो ज्यादातर लिमिटेड चीजों की तरफ होता है। दे आर अमेजिंग, वो हमसे बहुत बेहतर होते हैं। उनके लिए 2 टीचर भी थे, दोनों ही ब्लाइंड थे, दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे। तो उसमें आपको बस इतना समझना नहीं है, इतना समझ लो कि जो पॉइंटर होता है कुछ ऐसा टिप आपने आपके उसके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर एक आता है ना, पॉइंटर कंपास वगैरह, है ना, वो कंपास का जैसा पॉइंटेड ऐसा होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है जिससे प्रेस कर करके वो लिखते हैं और उसी को ही वो समझते हैं, मतलब उभर जाता है उससे, एक तरफ उभर जाता है तो उभरे हुए को वो पढ़ पाते हैं, ठीक है। ये होती है ब्रेल पद्धति, किसके लिए हो गई? ब्लाइंड बच्चों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा पद्धति, बेसिक एजुकेशन मेथड। अच्छा, बेसिक शिक्षा पद्धति से नाम से कुछ ऐसा लग ही रहा है कि ये हमारे इंडिया में ही दी गई है, इंपॉर्टेंट है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा बेसिक शिक्षा पद्धति। मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट भी करवा दूंगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको बहुत सारे देने वाली हूँ, ठीक है। बेसिक शिक्षा पद्धति किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा।
देखो, उन्होंने 3 चीजों पर बल दिया है। देखो, एक तो ना शिक्षा होती है वो केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं होनी चाहिए, शिक्षा से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। कंप्लीट डेवलपमेंट में वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, केवल ज्ञानात्मक, ज्यादातर लोगों ने किस में बात की है? ज्ञानात्मक में बात की है, लेकिन इन्होंने क्या कहा? सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास मैंने आपको पहले बताया था पीछे कि सर्वांगीण विकास किसमें होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों होते हैं सर्वांगीण विकास में। ठीक है। और अगर जहां विषय वस्तु को फोकस करके किया जाता है वो सिर्फ ज्ञानात्मक होता है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए होता है, आपकी सिर्फ नॉलेज बढ़ाता है, आपको इमोशनली और आपको प्रैक्टिकली उन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करवाता है। जबकि इन्होंने सर्वांगीण विकास में तीनों चीजों पे फोकस किया जाता है कि आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आप इमोशनली भी उस चीज से डील कर पाए, प्लस आप उसका प्रैक्टिस भी करें, आप उसको प्रैक्टिकली भी करके देखें। तो तीनों पे तो इन्होंने एक बताया सर्वांगीण विकास, एक उन्होंने कहा कि 7 साल तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो निशुल्क होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निशुल्क शिक्षा। और उन्होंने एक और चीज बताई कि भाई बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हस्तकला का, है ना, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनाने वाली चीजों का भी सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे, पहले क्या था, हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं थी, हम किस पे डिपेंडेंट थे? उद्योगों पे, कुटीर उद्योग जिसमें हस्तकला ज्यादा हमारी वो हुआ करती थी, धागा, कपड़ा वगैरह सब कुछ हाथों से ही बुना जाता था। तो उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को हस्तकला पे फोकस करना सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा रोजगार के लिए सक्षम बन सके। मतलब वो कहना चाहते थे कि बच्चों को स्किल करना चाहिए, स्किल ऐसे स्किल डेवलप करनी चाहिए कि वो रोजगार के लिए उसे आगे जाके वो चीजें सीखनी ना पड़े, वो बचपन से ही सीख जाए, उसे काम करना आना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए, 3 चीजों पे बल दिया, 3 चीजों पे बल दिया गांधी जी ने, 3 चीजों पे बल दिया। पहला था सर्वांगीण विकास, दूसरा 7 वर्ष तक के बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा, 7 वर्ष तक के बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा। और तीसरा पॉइंट था हस्तकला का ज्ञान। कुल मिला के वो यही कहना चाह रहे थे कि रोज बच्चों को शिक्षा के प्रारंभिक समय से ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए, हस्तकला का ज्ञान। नेक्स्ट था समाज मिति विधि। कौन सी है भाई? समाज मिति विधि, नाम से ही समझ आ रहा होगा। समाज मिति विधि J.L. मोरेनो ने दी। किसने दी? J.L. मोरेनो ने। उन्होंने क्या कहा कि आप बच्चों को जो भी चीज सिखाते हैं वो समाज को जोड़कर सिखानी चाहिए। सबसे पहले किसने कहा था ये बात? ब्लूम ने कहा थी ना, ब्लूम ने कही थी ना कि जैसे जॉन ड्यूई ने कहा था कि भाई देखो, शिक्षा के लिए 3 स्तंभ होते हैं शिक्षा के, शिक्षक, शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट, और पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। तो ब्लूम ने कहा था कि केवल 3 स्तंभों से काम नहीं चलता, पाठ्यक्रम के साथ साथ समाज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम के साथ साथ समाज भी होना चाहिए। तो जो समाज मिति विधि है वो J.L. मोरेनो के द्वारा दी गई, और इसमें क्या कहा गया कि समाज से जोड़कर ज्ञान देना चाहिए। तो लिख दो पॉइंट, समाज से जोड़कर ज्ञान देना इस विधि में है ना, समाज से जोड़कर ज्ञान देना। बहुत ज्यादा शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये रिटन एग्जाम वैसे भी नहीं है, ये आपका MCQ बेस्ड है। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट विधि आती है, आगमन विधि और निगमन विधि। एक आती है आगमन विधि
इंपॉर्टेंट भी है, मैंने कहा था मैं आपको इंपॉर्टेंट बाद में बता दूंगी, मार्क करवा दूंगी। आगमन विधि किसके द्वारा दी गई है? अरस्तु के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा दी गई है। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, है ना? अरस्तु के द्वारा दी गई है। देखिए, आगमन विधि में समझिए, आगमन और निगमन विधि एक दूसरे के विपरीत ही है ना? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत सारी जगह अरस्तु का नाम ना देके दूसरे किसका नाम दिया जाता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर किसी और का नाम दिया जाता है, लेकिन ये अरस्तु का ही दी हुई विधि है, मेथड है। मेरे को नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगी, एक और नाम आता है, नाम याद नहीं आ रहा, अभी स्लिप हो गया माइंड से। तब तक मैं आगमन विधि समझा देती हूँ। आगमन विधि में किसके द्वारा दी गई? अरस्तु के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है? किसी भी चीज को समझाने से पहले उसका उदाहरण दो। उसका क्या दो? पहले उदाहरण दो, फिर उस चीज को समझाओ। जैसे मुझे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना है, मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताना है, तो मैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ना बता के मैं आपको सीधे आपके सामने लेके आऊं और मैं बोलूं देखो ये मार्कर है, ये मैंने पकड़ा हुआ है, और जैसे ही मैं इसको नीचे गिराती हूं ये नीचे की तरफ आता है। मतलब ऊपर कोई भी चीज फेंकी जाती है वो वापिस से नीचे की तरफ आती है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई भी चीज ऊपर से जब भी हम गिराते हैं या ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है। फिर मैंने कहा कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है। पहले मैंने क्या दिया आपको? एग्जाम्पल दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया? उसका उसका लो बताया, उसका नियम बताया। तो ये यही कहना चाहता है कि आगमन में पहले उदाहरण दो, फिर उसका नियम बताओ। तो लिख दो, उदाहरण से नियम सिखाना। उदाहरण से नियम सिखाना, उदाहरण दे के नियम सिखाया जाता है इसमें। उदाहरण से नियम सिखाना, उदाहरण से नियम सिखाना। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अपनी फैसिलिटी के लिए, पहले उदाहरण। पहले उदाहरण देते हैं, पहले क्या देते हैं? उदाहरण देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है निगमन विधि। ये भी अरस्तु के द्वारा ही दी गई। निगमन विधि ये आगमन विधि की जस्ट विपरीत होती है। इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर आपको उदाहरण दिया जाता है। उसी का उल्टा कर दो कि मैं पहले आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दूं और फिर मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे दूं। इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। और नीचे लिख सकते हो आगमन विधि की जस्ट विपरीत होती है। नियम पहले, उदाहरण बाद में। एक और लिखिए, हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट स्पेंशन के द्वारा दी गई थी। हर्बर्ट विधि किसके द्वारा दी गई? हर्बर्ट स्पेंशन के द्वारा। इसे पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसे पंचपदीय, 5 पद रखे गए हैं इसमें, पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। अब आपसे ब्रैकेट में लिख लो, पंचपदीय प्रणाली के जनक भी कौन है? हर्बर्ट स्पेंशन। उसका अन्य नाम देके पूछ लेते हैं ना, ये पंचपदीय प्रणाली, इसके अंदर 5 पद दिए गए हैं, तो पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन हो गए भाई? हर्बर्ट स्पेंशन। 5 पद हैं इसके।
इसमें क्या किया जाता है, इसके 5 पद, भाई 5 पदों के आधार पर इसे पंचपदीय प्रणाली कहा गया है। तो इसके 5 पद कौन कौन से हैं? तो इसका सबसे पहला पद है प्रस्तावना देना। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना है ना, वो हमारे संविधान का पूरा आईना है। पूरे संविधान के अंदर क्या उद्देश्य है वो प्रस्तावना में ही बताए गए हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देना। सेकंड क्या है? प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले प्रस्तावना रखी जाती है, फिर उस प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना दी जाती है, फिर प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और फिर उसके बाद उसके तुलना और स्पष्टीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? तुलना और स्पष्टीकरण। ठीक है, फिर क्या किया जाता है? उसका तुलना और स्पष्टीकरण, और उसके बाद उसका क्या किया जाता है? सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। क्या किया जाता है? उसका जनरलाइजेशन। और जनरलाइजेशन करने के बाद उस चीज का क्या करवाया जाता है? अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है, फिर उसका हमें क्या करना है? प्रयोग और अभ्यास। नहीं नहीं, मैंने आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाया शिक्षण विधि। सबसे पहले मैंने आपको रखा कि शिक्षण विधि क्या होती है। ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, मैंने सबसे पहले शिक्षण विधि रखी, फिर मैंने उसके सामने उसका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना का, ये प्रस्तुतिकरण लिख दिया मैंने, प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण, है ना, प्रस्तुतिकरण लिख दिया मैंने, प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण यहां पे लिख दो। मैंने बोला तो प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण था, लिख दिया प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले मान लो कि मुझे शिक्षण विधि स्टार्ट करवानी है, तो शिक्षण विधि क्या है मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं शिक्षण विधि के बारे में आपको डिटेल से समझाऊं। ठीक है, सबसे पहले उसकी प्रस्तावना रखी जाती, फिर उसका प्रस्तुतिकरण, फिर मैं उसको, अगर वो कंपेयर करने वाली चीज है तो मैं आपको कंपेयर करूं, और फिर मैं आपको वो कंपेयर करने के बाद आपको स्पष्ट रूप से समझाऊं कि देखो ये कंपेयर करने के बाद ये इसमें फर्क आता है, ये अंतर आता है। फिर उसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, एक होता है स्पेशलाइजेशन और एक होता है जनरलाइजेशन, उसका सामान्यीकरण करना। जनरलाइजेशन में क्या करते हैं? बहुत सारी, वो जो एक चीज है उसको बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और स्पेशलाइजेशन में क्या करते हैं? बहुत सारे टूटे हुए पॉइंट को एक उस पे लेके चले जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? कोई भी पार्ट है उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में जनरलाइज करके सामान्यीकरण किया, उनका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और आपको समझा दिया। समझाने के बाद अब आपको वो चीज समझ आ चुकी है, अब आप उसको प्रैक्टिकल करवाना, आपको उसका यूज करवाना, ताकि आप उसका प्रयोग कर सके और आप उसका अभ्यास भी कर सके। अभ्यास बार बार किया जाता है, इसलिए इसे, इसमें 5 पद दिए गए थे, इसलिए इसे पंच पद्धति भी कहा जाता है। और इसलिए पूछ लिया जाता है पंच पदीय पद्धति के जनक कौन है। ठीक है, तो कौन है? हर्बर्ट स्पेंशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? समझ आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट लिखिए। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। शाखा से ही समझ आ रहा होगा कि सिलेबस को, विषय वस्तु को शाखाओं में डिवाइड कर दिया जाता है, ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। किसके द्वारा दी गई है भाई? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। सिलेबस
डिवाइड्स इन ब्रांचेज। सिलेबस को ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया जाता है। शाखा, शाखा का मतलब क्या होता है? ब्रांच। तो सिलेबस को किस में डिवाइड कर देते हैं? ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं। सिलेबस को किस में? शाखाओं में डिवाइड कर देते हैं। और ये किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। है उसमें स्वतंत्रता होती है बालकों के पास विषय वस्तु की स्वतंत्रता होती है। वहां पे जो टीचर होता है केवल मार्गदर्शक का काम करता है। इतना ही डिफरेंस बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अवरोही अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसके द्वारा दी गई है? थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है भाई? थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दी गई है। थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दी गई है। इसमें लिखिए, देखिए इसमें क्या है, ये जो विधि है ये समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। एक तरीके से आप गणित का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप गणित का कि पहले समस्या आपके सामने रखी जाती है, फिर आपसे उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है इस चीज के लिए। तो वो मैथ्स के लिए जो बच्चे होते हैं ना, मैथ्स में वो समस्यात्मक बालक ही होते हैं जिनके दिमाग में समस्या भी आती है और वो उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो लिखिए, समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखकर समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखा जाता है। आप ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं गणित में सहायक है ये विधि। किसमें सहायक है? गणित में। देखिए, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसके द्वारा दी गई? थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दी गई है। ये जो विधि है ये समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, या इसका अध्ययन उसी के आधार पर किया जाता है। बच्चों के मन में, जैसे आपको मान लो आई मैं और यहाँ पे मैं कुछ भी करवा के चली गई, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। लेकिन बहुत सारे अगर मैं मैथ्स यहाँ पढ़ाने आती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट तो वैसे मैथ्स भी ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन मैथ्स पढ़ने से आपके माइंड में समस्या आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये चीज ऐसे क्यों हुई, ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो सकती। फिर आप उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये किस में हेल्पफुल होती है? ये मैथ्स के लिए हेल्पफुल होती है। आपके माइंड के अंदर जो प्रॉब्लम जनरेट होती है, आप उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो वो समस्यात्मक बालक ही होते हैं जिनको समस्या आती है। और समस्या क्यों आती? क्योंकि उन्हें वो चीज समझ भी आ रही है। इसलिए तो ये किस में उपयोगी है? मैथ्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि मैथ्स में ही समस्या जनरली आती है। मैथ्स लिखा गया है, लेकिन ये फिजिक्स के लिए भी हो सकती है, क्योंकि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, उसमें भी समस्या आती है, तभी उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये किस में सहायक है? मैथ्स में सहायक होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? समझ आ रहा है? अच्छा, मैं ना आपको सूक्ष्म विधि के बारे में ना एक छोटा सा पॉइंट और लिखवाना चाह रही हूँ, है ना। जहां पे मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण विधि करवाया है ना, सूक्ष्म शिक्षण विधि के कुछ सोपान होते हैं। सोपान का मतलब उसके कुछ पार्ट होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को फॉलो किया जाता है। जैसे मान लो सूक्ष्म विधि में हम क्या कर रहे थे, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है, विषय वस्तु को भी सीमित रखा जाता है, स्टूडेंट की कक्षा का आकार भी छोटा होता है। तो इसके सोपान क्या होते हैं? सबसे पहले ना मैंने एक लेसन तैयार किया, है ना। मैंने एक लेसन तैयार किया आपको पढ़ाने के लिए,
ऑब्वियसली टीचिंग में यही बताया जाता है, बीएड में माइक्रो टीचिंग में यही सिखाया जाता है कि किसी भी चीज को जब आप पढ़ाने जाते हो तो उसका आपको पहले एक लेसन तैयार करना होता है। आपको खुद का उसका एक लेसन, लेसन को क्या बोलेंगे हिंदी में, मेरे को भी याद नहीं है, पाठ तैयार करना उसका, है ना। उसके बाद आप उसका शिक्षण करवाते हैं। शिक्षण करवाने के बाद जब माइक्रो टीचिंग करवाते हैं तो पीछे कुछ टीचर्स बैठे रहते हैं, वो बताते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं, आपका असेसमेंट करते हैं और बताते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम रही, यहाँ पे ये समस्या रही। फिर से अगर आपकी ज्यादा दिक्कत होती है तो फिर से आपको दोबारा से लेसन तैयार करना होता है। लेसन तैयार करने के बाद फिर से आपको उसका शिक्षण करवाना होता है। शिक्षण करवाने के बाद फिर से आपको फीडबैक दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। तो इसके सोपान, सोपान का मतलब होता है एक स्तर होते हैं, लेवल होते हैं इसके। तो लिखिए, सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। मुझे ये चीज अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए क्योंकि ये पूछ भी सकता है। देखिए, ये बार बार चलती है इसलिए इसको हम सर्किल में बनाएंगे। सूक्ष्म शिक्षा के सोपान, हमने जो सूक्ष्म शिक्षण विधि जो पढ़ी है उसी के सोपान है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, पाठ तैयार करते हैं, जिसे आप बोलते हैं लेसन तैयार करना। ठीक है, लेसन तैयार करवाने के बाद आप उसका शिक्षण करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं। टीचिंग करवाने के बाद जब आप टीचिंग करवा रहे होते हैं तो वहीं पे टीचर्स बैठे रहते हैं जो उस चीज का क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। फीडबैक देने के बाद अगर आपने सही पढ़ाया है तो ठीक है, नहीं तो सही नहीं पढ़ाया तो आपको दोबारा पाठ तैयार, सेम वही, दोबारा पाठ तैयार करवाने के बाद आपको फिर से वही शिक्षण करवाना है। और शिक्षण करवाने के बाद फिर से जो टीचर्स होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं, और फीडबैक देने के बाद नया पाठ तैयार कर लो। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा है, और अच्छा नहीं रहा तो फिर से वही प्रोसेस चल। फीडबैक को ही बोलते प्रतिपुष्टि, है ना। फीडबैक सही है, इसलिए बोलते हैं कि कुछ कुछ चीजों को आप इंग्लिश की तरफ देख लेना। प्रतिपुष्टि करना कि जो आपने चीज करवाई है क्या वो चीज सही है या नहीं है। आज के लिए काफी है। हाँ, मुझे तो प्रॉब्लम